हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद प्लस मॉडर्न। सो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाला है वो ब्लड प्रेशर का पार्ट 1 है। अभी बहुत पार्ट आएंगे क्योंकि ये टॉपिक को एक पार्ट में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो लेंदी लग रही है तो आप इसको 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, जिससे आपका ये फटाफट पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। गाइस, जो आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाला है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। देखो, ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, कम से कम 5 या 6 पार्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें पूरी डिटेल स्टडी करनी है। हम लोग पूरा ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करें। हर एक चीज़ समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, हर कंसेप्ट को समझना है। पूरा ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के वॉल पे जो ब्लड कॉलम के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है, लैटरल प्रेशर जो ब्लड कॉलम क्रिएट करता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, सेकेंड होता है वेनस ब्लड प्रेशर और थर्ड वन होता है कैपिलरी ब्लड प्रेशर। अब ये 3 टाइप्स का मतलब क्या है, मतलब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, वेनस ब्लड प्रेशर एंड कैपिलरी ब्लड प्रेशर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट, आर्टरीज पे जो कॉलम ऑफ ब्लड के वजह से लैटरल प्रेशर जो गिर रहा है आर्टरीज की वॉल पे, वो होगा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। वेन्स की वॉल्स पे जो लैटरल प्रेशर क्रिएट होगा ब्लड कॉलम की वजह से, वो होगा वेनस ब्लड प्रेशर। एंड कैपिलरी ब्लड प्रेशर क्या होगा, जो कैपिलरी की वॉल्स है उसके ऊपर जो कॉलम ऑफ ब्लड की वजह से लैटरल प्रेशर क्रिएट होगा, वो होगा कैपिलरी ब्लड प्रेशर। लेकिन आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में। सो वेनस और कैपिलरी ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें स्टडी करेंगे। तो आप टच में रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलते हुए चले। शुरू करते हैं आज की टॉपिक जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। सबसे पहले वैसे तो मैंने डेफिनेशन बता दी है आपको, फिर भी एक बार। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द लैटरल प्रेशर exerted by the column of blood on the wall of arteries। जो वॉल ऑफ आर्टरीज है उसके ऊपर जो कॉलम ऑफ ब्लड की वजह से लैटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ। समझो, ये है हमारी आर्टरी, दिस वन इज़ हमारी आर्टरी है ये, और ये है वॉल ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो ये जो है, अगर हमारे ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये जो ब्लड लैटरल प्रेशर जो क्रिएट करेगा वॉल ऑफ आर्टरीज पे, इसको हम लोग बोलेंगे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। कॉलम ऑफ ब्लड क्रिएटिंग प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब ब्लड जो है कोई वेसल से फ्लो हो रहा होगा, तब जो है प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो। प्रेशर, व्हेन इज़ द प्रेशर क्रिएटेड, प्रेशर इज़ एक्सर्टेड व्हेन ब्लड फ्लोज टू द आर्टरीज। आर्टरीज से जब ब्लड फ्लो होगा तभी प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, फिर जनरली देखो, जब ब्लड प्रेशर अगर हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग ने इसका बीपी निकाला या फिर कुछ किया, तो जनरली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को ही रिलेट करते हैं, वेनस और कैपिलरी से रिलेट नहीं करते हैं। अगर हम लोग ने ब्लड प्रेशर बोला तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो जनरली द टर्म ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड प्रेशर का नाम लिया, मतलब समझ लेना कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 4 टाइप्स में एक्सप्रेस होता है। अब कौन सी 4 चीज़ों में एक्सप्रेस होता है? फर्स्ट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकेंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, थर्ड इज पल्स प्रेशर, फोर्थ इज मीन आर्टेरियल प्रेशर। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो मैक्सिमम प्रेशर, रिपीट कर रही हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है।
मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब जो प्रेशर आर्टरीज़ की वॉल पे क्रिएट हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर जो आर्टरीज़ पे एक्सर्ट हो रहा है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब जो मैक्सिमम प्रेशर हमारी आर्टरीज़ के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द हार्ट। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू होती है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये उसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई। तो अगर 110 टू 140 अगर इसका वैल्यू 110 टू 100 अगर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसका वैल्यू अगर थोड़ा डिफर करता है तो उसको भी हम लोग नॉर्मल कंसिडर करते हैं, इतना एबनॉर्मल नहीं कंसिडर करेंगे। 110 टू 140 के बीच में भी ये थोड़ा वैरी कर सकते हैं आसपास में, पर इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जैसे ये सिस्टोल ऑफ हार्ट के वक्त हम लोग ने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा, तो डायस्टोल ऑफ हार्ट के वक्त, डायस्टोल मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा तब जो मिनिमम, यहाँ पे क्या मीन बड़े, यहाँ पे मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। जब हमारा हार्ट जो है रिलैक्स कर रहा होगा तब जो प्रेशर क्रिएट होता है, मिनिमम प्रेशर जो आर्टरीज के ऊपर क्रिएट होता है, एक्सर्ट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू क्या है? 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन ये कौन से रेंज में डिफर कर सकती है? 60 टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी अगर होता है ब्लड प्रेशर तो उसको नॉर्मल कंसिडर, मतलब आसपास की ये थोड़ी वैल्यूज़ जो है इसको हम लोग नॉर्मल नहीं बोल देंगे कि मतलब 120 नहीं आ रहा है, उसके आसपास का आ रहा है तो एबनॉर्मल हो गया, नहीं, इतना भी रहा तो भी ठीक है, इतना रहा तो भी ठीक है, बट नॉर्मल वैल्यू जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है सिस्टोलिक की, एंड डायस्टोलिक की 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। तो पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हम लोग ने स्टडी किया अभी? 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना स्टडी किया हम लोग ने? नॉर्मल वैल्यू 80। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है 40। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या हो गई पल्स प्रेशर की? Normal value of pulse pressure is 40 millimeter of mercury. Pulse pressure is the difference between systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Now let us move on to the mean arterial blood pressure. देखो ये जो point है थोड़ा अलग है। Mean arterial blood pressure क्या होता है? It is the average pressure existing in the arteries. हमारी आर्टरीज़ में जो एवरेज प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर हम लोग बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये अरिथमेटिक मीन है। देखो मैं समझाती हूँ, मीन आर्टेरियल प्रेशर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो डजंट मीन कि ये हम लोग ने अरिथमेटिक मीन जो हम लोग मैथ्स में निकालते थे ना कि ए और बी का मीन निकालना है तो a प्लस बी बाई 2 करके हम लोग निकाल दिए, तो ये ऐसा नहीं हो, ये अरिथमेटिक मीन नहीं होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। ये तो हम लोग समझते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर है मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये रॉन्ग मेथड है, ऐसे नहीं होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर इज़ द एवरेज प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द आर्टरीज। इसको निकाला कैसे जाता है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर, ये जो है इसका फॉर्मूला है और इससे निकलता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। कैसा होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग ने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही क्यों लिया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों नहीं लिया? तो एक्चुअली मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है। द मीन आर्टेरियल प्रेशर इज एन एवरेज blood pressure in an individual during a single cardiac cycle. So actually में definition क्या हुआ? Mean arterial pressure is an average blood pressure
इन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें जो एवरेज ब्लड प्रेशर इंडिविजुअल में होता है उसे हम लोग बोलते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर। अब हम लोग ये है इस टॉपिक पे थे कि यहाँ पे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों लिया है इंस्टेड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो रीज़न इज़ कि जो डायस्टोल ऑफ हार्ट होता है वो लॉन्गर होता है रादर दैन दी सिस्टोल ऑफ द हार्ट। हम लोग यहाँ पे एक सिंगल कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो कार्डियक साइकिल में क्या होता है कि जो डायस्टोल ऑफ हार्ट होता है वो लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू दी सिस्टोल ऑफ हार्ट। डायस्टोल ऑफ हार्ट जो होता है वो डायस्टोलिक पीरियड जो होता है हार्ट का वो कितने सेकेंड्स का होता है, तो इट इज़ फॉर 0.53 सेकेंड्स। एंड जो सिस्टोल ऑफ हार्ट होता है वो कितने टाइम के लिए होता है, इट इज़ फॉर 0.27 सेकेंड। तो इसमें जो होता है डायस्टोल पीरियड ऑफ हार्ट जो होता है वो लॉन्गर होता है दैन द सिस्टोलिक पीरियड ऑफ हार्ट। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न व्हाई व्हेन वी आर काउंटिंग द मीन आर्टेरियल प्रेशर हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेते हैं। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो हम लोग निकालने की नॉर्मल वैल्यू जो है हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले से मीन आर्टेरियल प्रेशर की। सो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा, नॉर्मली होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर की हम लोग W वैल्यू निकाले विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 93.3 millimeter of mercury. So normal value of mean arterial pressure is 93.3 millimeter of mercury. किस तरह से आया, अगर आपको नहीं समझा ये या फिर बहुत फास्ट हो गया तो एक बार वापस रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर से समझो। देखो हर एक चीज़ समझनी है, एक चीज़ समझेंगे ना तब पढ़ने का मज़ा जो है वो और दुगना हो जाता है। अगर आपको इसमें से कोई भी एक कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है ना तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल यार। लाइक आप करते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो अगर आपको एक चीज़ भी इसमें से ये मेरा पूरे लेक्चर में से समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मीन आर्टेरियल प्रेशर इज़ द एवरेज प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द आर्टरीज। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर एंड इट्स नॉर्मल वैल्यू इज़। इस तरह से हम लोग ने इस फॉर्मूले को यूज़ करके जब नॉर्मल वैल्यू निकाली तो वो थी 93 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाला टॉपिक के बारे में दैट इज़ द वेरिएशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हमारा जो ब्लड प्रेशर देखो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, दैट इज़ 120 to 180 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कभी भी इससे कांस्टेंट नहीं रहता, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो व्हाट आर द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन, क्यों हमारा ब्लड प्रेशर ऐसा इतना अल्टर करता है। तो दो मेन कंडीशंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट वन इज़ द फिजियोलॉजिकल, ये मेन है, इसके अंदर सब डिवीजन आएगा। फिजियोलॉजिकल मेन है एंड पैथोलॉजिकल, दिस टू आर द मेन रीजंस और मेन कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है ना ध्यान में रखने वाली है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ईजीली अल्टर हो जाता है, क्विकली अल्टर हो जाता है, जल्दी से इसमें वेरिएशंस आते हैं और इसी वजह से इसका जो रेंज है वेरिएशन का वो बहुत ज़्यादा है, वाइडर रेंज है इसका वेरिएशन का, क्योंकि ये इजीली और क्विकली वेरिएट कर जाता है। वाइल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इजीली और क्विकली वेरिएट नहीं करता है, तो इसका जो वेरिएशन रेंज है वो बहुत नैरो है, क्योंकि ये ज़्यादा वेरिएट नहीं करता तो इसका रेंज जो रहेगा वो नैरो रहेगा, और ये बहुत वेरिएट करता है, इजीली वेरिएट कर जाता है, इजीली चेंज कर जाता है, इसलिए जो इसका रेंज है वो वाइडर रहेगा। अब रीज़न क्या है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये डिफरेंस क्रिएट हुआ कि ये इसका वेरिएशन इजीली होता है, इसका वेरिएशन इजीली क्यों नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है हम लोग आगे स्टडी करेंगे, तो लेक्चर जो है पूरा देखते चलो, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे ना उससे कहीं ना कहीं थोड़ा रिलेट हो जाता है, फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा अगर आप चीज़ें पूरी तरह से समझोगे नहीं, पूरी तरह से देखोगे नहीं, पूरा लेक्चर अगर लास्ट तक देखोगे नहीं ना तो कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले होते हैं। और फिर अगर आप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अगर कंटिन्यू करेंगे तो उसमें इन पॉइंट्स का यूज़ होता है, फिर हमें वहाँ पर नहीं समझ आता है, तो 10-20 मिनट लगेगा। पता है स्टडी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कभी कभी बहुत बोर मारता है, लेकिन अगर हमको कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है तो
अभी हमको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा चीज़ों को। देखो अगर एक बार चीज़ें समझ में आ गई ना तो इतना मज़ा आता है ना पढ़ाई करने में कि कसम से बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हम लोग आगे समझेंगे कि ये दोनों ये वेरिएट हो जाता है और ये वेरिएट क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग ने भी स्टडी किया कि वेरिएशन जो होता है ब्लड प्रेशर का वेरिएशन जो होता है वो दो कंडीशंस की वजह से होता है, मेनली फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो इसमें जो ये पैथोलॉजिकल वाला पॉइंट है ना, इसमें पैथोलॉजिकल में सब डिवीजन होता है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। पैथोलॉजिकल किस पे डिपेंड होता है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन तो हम लोग को पता है कि ब्लड प्रेशर का इंक्रीज़ हो जाना उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, और हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ हो जाना उसको हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फिजियोलॉजिकल के बारे में समझेंगे। पैथोलॉजिकल का हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन आगे जब आएगा तब हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे, और तब मैं आपको रिमाइंड भी करा दूँगी कि ये जो है पैथोलॉजिकल वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिलहाल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन स्टडी करता है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल वेरिएशन जो है वो एज की वजह से होता है। जैसे जैसे एज बढ़ते चली जाती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी जो है इंक्रीज़ करते हुए चला जाता है। सेकंड पॉइंट इज सेक्स। देखो जब तक कि फीमेल में मेनोपॉज नहीं आ जाता, मेनोपॉज मतलब जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो पॉज हो जाती है, जब तक कि फीमेल्स में ये स्टेज नहीं आ जाती है तब तक के फीमेल्स का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम होता है मेल्स के कंपैरिजन में। अगर एक लेडी लेते हैं हम लोग एटलीस्ट 35 इयर्स ओल्ड की, और एक मेल लेते हैं 35 ईयर ओल्ड का, तो जो फीमेल है उसके अंदर मेनोपॉज तो नहीं आया होगा, बिकॉज मेनोपॉज कब आता है 45 टू 50 की एज में जो है मेनोपॉज आ जाता है। तो 35 इयर्स की अगर लेडी है और उसका ब्लड प्रेशर और 35 इयर्स ओल्ड मेल का ब्लड प्रेशर अगर हम लोग कंपेयर करें तो फीमेल का जो ब्लड प्रेशर है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल ऑफ दैट सेम एज, ठीक है। और मेनोपॉज के मतलब मेनोपॉज आ गया फीमेल का, उसके बाद क्या होता है कि फीमेल और मेल का जो ब्लड प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। मतलब कि जब तक कि मेनोपॉज नहीं आ जाता तब तक के फीमेल का ब्लड प्रेशर सेम एज वाले मेल के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कम रहेगा। और मेनोपॉज जैसे ही आ गया, मेनोपॉज के बाद में क्या होगा कि मेल और फीमेल का ब्लड प्रेशर सेम एज वालों का सेम हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मैंने 55 इयर्स ओल्ड फीमेल ली और 55 इयर्स ओल्ड मेल लिया, ये फीमेल ली और ये मेल लिया, तो इनका जो ब्लड प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैंने फीमेल ली 35 ईयर ओल्ड की और मेल लिया 35 ईयर ओल्ड का, तो इसमें जो होगा फीमेल का ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहेगा 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एज़ कम्पेयर टू दी मेल। अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मेनोपॉज तक के मेनोपॉज आए उससे पहले जो है फीमेल्स का ब्लड प्रेशर कम रहता है, और जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है फिर मेल और फीमेल का ब्लड प्रेशर इक्वल हो जाता है। इस पर ना रिस्पॉन्सिबल चीज़ें दो हैं। एक तो है हॉर्मोन्स जो होता है वो शिफ्ट होता है, इसकी वजह से क्या होता है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है बॉडी मास इंडेक्स, जैसे ही मेनोपॉज ख़त्म हो जाता है, जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद जो होता है बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वुमेंस का वो बढ़ जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने से क्या होता है ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये दो रीज़न्स होता है कि मेनोपॉज के बाद जो है ब्लड प्रेशर फीमेल में मेल के इक्वल क्यों हो जाता है। फर्स्ट रीज़न इज़ ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द हार्मोन्स एंड सेकेंड वन इज़ द बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। ये दो रीज़न्स की वजह से मेनोपॉज के बाद में जो मेल और फीमेल का ब्लड प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट हिज बॉडी बिल्ड में क्या होता है ओबेस पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो लीन पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। देन डायग्नल वेरिएशन, नून में जो होता है आफ्टरनून में ब्लड प्रेशर जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मॉर्निंग में स्लाइटली कम होता है और नाइट में जो है बहुत कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नून में रहेगा, फिर मॉर्निंग में एंड देन नाइट में। इस तरह से ब्लड प्रेशर वेरिएट करता है डायग्नल वेरिएशन के इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज मील में क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा लेते हैं उसके बाद जो है हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो मील खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है रादर दैन खाना खाने के पहले हमारा ब्लड प्रेशर के खाना खाने से पहले कम होता है और खाना खाने के बाद जो है ब्लड प्रेशर
इंक्रीज़ कर जाता है। अब व्हाट इज़ द रीज़न कि खाना खाने के बाद जो है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है? तो जब भी हम लोग हमारा खाना खा रहे होते हैं या फिर हमारा खाना खा के हो चुका होता है, तो हमारा जो ब्लड है वो नॉन एसेंशियल एरिया से कहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है? जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है। अभी हमारी मैक्सिमम एक्टिविटी कहाँ होगी? खाना खाने के बाद गट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ पे जो है हमारा मेन एक्टिविटी होगा। अभी वहाँ पे डाइजेशन वगैरह का एक्टिविटी होगा। तो नॉन एसेंशियल एरिया से जो है ब्लड डाइवर्ट होके गट की जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे आ जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है? ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है, पंपिंग बढ़ जाता है। सो इसके वजह से हमारा हार्ट ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है खाना खाने के बाद। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इज़ दी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, हार्ट रेट क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रख लो कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है यहाँ पे, क्योंकि खाना खाने के बाद मैक्सिमम एक्टिविटी डाइजेस्टिव एरिया में हो जाती है। तो नॉन एसेंशियल एरिया से ऐसे मैक्सिमम एक्टिविटी के एरिया में आने के लिए ब्लड को प्लम्प करना ज़रूरी हो जाता है। तो पंपिंग करने के लिए जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। देन स्लीप में क्या होता है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तब हम लोग बहुत रिलैक्स्ड हो जाते हैं, कोई हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। इसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है 50 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल वर्क नहीं, फिजिकल वर्क नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। सो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, तो इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है 50 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और स्लीप अगर हमारी देखो नॉर्मल स्लीप रही कि हम लोग को कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे, कोई सपने नहीं आ रहे, तो मस्त आराम से हमारा ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। अगर सपने वाले कभी कभी क्या होता है, बहुत भयंकर सपने आते हैं, भूत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, डर के उठ जाते हैं बहुत सी बार। तो बार जो है ना ड्रीम्स वगैरह में ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग थिंकिंग एक्टिविटी जो है हमारा इस वक्त चलते रहता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू स्लीप विदाउट ड्रीम्स। नेक्स्ट इज़ इमोशनल। देखो हम लोग जब भी बहुत एक्साइटमेंट में होता है या फिर हम लोग को बहुत डर लगा होता है या फिर बहुत एंजाइटी होती रहती है, तो इस टाइम पे क्या होता है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज। नॉर्मल अगर हम लोग नॉर्मल हमारा डेली लाइफ रूटीन एंजॉय कर रहा है तो हम लोग को हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा। और अचानक से कोई सरप्राइज़ आ जाता है तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। या फिर कभी हम लोग को देखो स्पीच देने जाना हो कहीं पे हम लोग को आदत नहीं है अगर हमें स्पीच देने की, और अगर हम लोग स्टेज पर पहुँच गए स्पीच देने के लिए तो एंजाइटी बहुत होती है, डर लगता है, तो हार्ट बीट्स भी जो है वो बढ़ जाता है। तो एंजाइटी और एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारा जो है इंक्रीज़ हो जाता है, एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी इन कंडीशन में। फिर एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है? देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मॉडरेट एक्सरसाइज, एक होती है सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज। अगर हम लोग मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देखो आफ्टर मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट हम लोग ने हल्की फुल्की एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट एक्सरसाइज। और सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज में क्या आएगा? वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं, तो उसमें जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको जो बोलेंगे हम लोग सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज बोलेंगे। मॉडरेट एक्सरसाइज अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर है, देखो सिस्टोलिक प्रेशर यानी हार्ट बीट, हमको देखो हम लोग अगर हमको हार्ट पाल्पेट कर रहे हैं तो जिस वक्त हमें बीट सुनाई देगा हार्ट का तो वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब क्रिएट जो होगा आर्टरीज के वॉल के ऊपर वो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब दो बीट्स के बीच में जो रेस्टिंग वो दो बीट्स के बीच में का जो टाइम रहेगा, वन हार्ट बीट एंड सेकेंड हार्ट बीट के बीच का जो टाइम रहेगा वो रहेगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मतलब बीट के टाइम पे हम लोग को कौन सा प्रेशर समझेगा? दैट इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और दो बीट्स के बीच पे जो रेस्टिंग टाइम रहता है वो तब जो क्रिएट होता है तब होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है मॉडरेट एक्सरसाइज करने के बाद 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीज़ कर जाता है अबव द बेसल लेवल। 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हमारा नॉर्मल लेवल है, तो उससे 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग कर रहे हैं, जनरली करते नहीं है, अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो ब्लड का फ्लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ईच बीट।
एक बीट में लेफ़्ट वेंट्रिकल से कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया। तो देखो, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स अगर बढ़ रहा है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड का जो आउटपुट है, वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पे ही डिपेंड करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो होता है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट का, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या होती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता है। मॉडरेट एक्सरसाइज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड होता है, वो कार्डियक आउटपुट पर डिपेंड नहीं होता है। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर डिफ़र करेगा तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिफ़र करेगा। बाकी अगर कार्डियक आउटपुट डिफ़र हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिफ़र हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस पर डिपेंड होता है, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। अब पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ, फिर और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड एट पेरिफेरी इन अ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में जो पेरिफेरी पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ब्लड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है पेरिफेरी पे, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर हम लोग सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर, तो सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो और इंक्रीज़ कर जाएगा। क्योंकि अब पहले तो थोड़ा बहुत ही हम लोग हाथ पैर हिला रहे थे, थोड़ा ही स्ट्रेचिंग वेचिंग कर रहे थे। अब ज़्यादा स्ट्रेचिंग कर रहे तो अब एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ब्लड पहुंचाना ज़रूरी है हर एक पार्ट में, जहाँ पे भी सेल्स को न्यूट्रिशन पहुंचाना ज़रूरी हो गया है, ऑक्सीजन पहुंचाना ज़रूरी हो गया। मेन ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाना ज़रूरी हो गया है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसमें और इंक्रीज़ करता है। मॉडरेट में तो 20 to 30 ही इंक्रीज़ हो रहा था, सीवियर में क्या होगा, 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉडरेट एक्सरसाइज में पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिफर नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, इसलिए डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज अगर हम कोई कर रहा है तो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज़ क्यों हो रहा है। तो देखो, ये ब्लड वेसल है, होता क्या है, जब हम लोग सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से होने के लिए हमारी, देखो ब्लड वेसल्स आपको पता होगा डायलेट होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो हमारी ब्लड फ्लो फटाफट हो रहा है, बहुत स्पीडली हो रहा है, तो क्या होती है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट कर जाती है। ठीक है, अगर हमारी ब्लड वेसल्स हो गई तो वासोडाइलेशन अगर हमारे ब्लड वेसल्स का हो गया, आर्टरी का हो गया, हमारे आर्टरी का अगर वासोडाइलेशन हो गया तो ब्लड के फ्लो में रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट होगा, है ना। रेजिस्टेंस कब क्रिएट होता है कि डायामीटर छोटा हो गया और ब्लड का फ्लो जल्दी होना है, तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत क्रिएट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिपोजिशन तो होता ही है किसी ना किसी के ब्लड वेसल्स पे, थोड़ा बहुत तो डिपोजिशन होता है, पहले ही वो डिपोजिशन है, उसमें से हमारी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है और उसमें ब्लड का फ्लो फटाफट होना है, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो गया, है ना। अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया तब जो है ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो वेसल है वो जो है वो डायलेट हो रही है। सीवियर एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, हमारी वेसल्स जो है वो डायलेट कर रही है, तो ब्लड का फ्लो जो है वो इजीली हो रहा है, उसको इतना रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस जो है वो अगर कम हो रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेजिस्टेंस कम, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम, रेजिस्टेंस इंक्रीज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज। यहाँ पे क्या हो रहा है सीवियर एक्सरसाइज में कि ब्लड वेसल डायलेट हो रही है, ब्लड का फ्लो इजीली हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ exercise is related. So this is all the physiological factors responsible for the variation of blood pressure. किस तरह से age, sex, body build, diurnal variation, meal, sleep और emotional and exercise के वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किस तरह से अल्टर होता है, चेंज होता है, हम लोग ने स्टडी किया।
ठीक है। और पैथोलॉजिकल का मैंने बताया आपको कि मैं हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन जब हम लोग स्टडी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि तब हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। गाइस आपको इसमें थोड़ा भी टॉपिक अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए ग्रेट कंटेंट बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन होगा तो। थैंक यू सो मच।